अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। दो टॉपिक हैं और दोनों बहुत अहम है। एक में पब्लिक का बहुत इंटरेस्ट है और एक में दुनिया का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, खित्ते का, स्पेशली रियासत पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का, राउंड सराउंडिंग से लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी का, कि आज आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी। वही एक्शन, पुरानी एक्शन कमेटी जिसने पिछले साल भी की थी और अपने मुतालबात मनवाए थे। बिजली 3 रुपए यूनिट करवाई, आटा सस्ता करवाया और पहिया जाम हड़ताल, मुकम्मल हड़ताल, शटर। एक एक बच्चा कश्मीर में बाहर था। मगर इस बार फसाद का खतरा है, उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान हस्बे तवक्को एशिया कप हार गया, मगर दिले नातमा ने इस बार कुछ कोशिश की। अच्छा लगा कोशिश करते हुए, मगर यकीन था कि हार जाएगा, कि बेइंसाफ और बेकानून मेरिट की धज्जियां उड़ाने वाले माशरों में बड़े पैमाने पर, कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबियाँ कमी नसीब होती हैं। और जो कामयाबियाँ बज़ाहिर नज़र आ रही होती है उसमें कहीं माशरा हार रहा होता है, वो कामयाबियों का फ़ायदा कहीं और कोई और ले रहा होता है। कि इस वक्त हर तरफ गुडी गुडी है बज़ाहिर कि सबसे ताल्लुकात हैं और सब पाकिस्तान के आगे पीछे हो रहे हैं, मगर मुझे खौफ। सबसे आखिर में मैं आपको एक पाकिस्तानी डॉक्टर, यंग डॉक्टर, जो पाकिस्तान से बड़े ख्वाब लेकर यहाँ पहुँची थी, नौजवान, जिनकी शादी की तैयारियां थी, निकाह हो चुका था, सारे ख्वाब कैसे लम्हों में हाथों से रेत की तरह फिसल जाते हैं। और क्या सोचा होता है, क्या सामने आता है। और फिर अपना अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर्स की इंसानी मोहब्बत जो है और अपने लोगों की केयर की एक दास्तान है, वो मुख्तसरन कोशिश करूँगा कि सुना सकूँ। पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। आप देखें दोनों टीमों में कितना अजीब फर्क था कि हारने वाली टीम ने पहले कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि तकरीबन 100 रन तक एक आउट, और 10 ओवर में 93 रन थे, जिसपे इंडियन कमेंटेटर कह रहे थे कि रन रेट बहुत स्लो है और ये इनके खिलाफ जाएगा। मगर फिर 100 के बाद जो झड़ी लगी है आउट होने की, कि यहाँ सांस ऊपर से नीचे नहीं हो पा रही थी और वहाँ विकेट गिर जाती थी। तो सूखे पत्ते भी ऐसे नहीं गिरते। बैटिंग लाइन तो कभी थी ही नहीं और ना फील्डिंग थी। हमेशा से एक रोना यही पड़ा रहा, हमेशा बॉलर ही पाकिस्तान को मिलते रहे और फील्डिंग और बैट्समैन कभी किसी, मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक, आज मैंने सबसे पहले कि आपको एक मतलब बहुत तवील अरसे के बाद मैच देखा, बरसा बरस के बाद, कि इतनी हाइप थी यार दोस्तों में, सराउंडिंग में, हर तरफ से, और फिर मीडिया की जो लंतरानियाँ थी, स्पेशली सोशल मीडिया की। तो मैंने कहा चले हम भी अब देख ही लेते हैं, और हमेशा से यही सोच के हमेशा छोड़ा कि इन्होंने तो हारना ही होता है, और कितनी दुआएं मांगेंगे सारी उम्र अपनी कामयाबियों के लिए, अपने घर वालों की, सबकी कामयाबी के लिए, और मुल्क की कामयाबी के लिए, क्रिकेट की टीम के लिए, हॉकी की टीम के लिए दुआओं पे लगाए रखा। हर इम्तिहान में हम दुआ की बुनियाद पर जीतना चाहते हैं और हमेशा हार जाते हैं, हमेशा नाकाम होते हैं, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं की होती है। सिर्फ दुआओं पे जिंदा है हम लोग। कि जैसे मिशन नूर के बाद अब मिशन दरूद आ गया कि 11 अक्टूबर या 10 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, मुझे डेट तो याद नहीं रही, कि आज ही ऐलान हुआ है कि जी अब खान साहब की रिहाई के लिए मिशन दरूद होगा रात 9 बजे। सब
جو جہاں ہے کھڑے ہو کے درود پڑھے. اچھی بات ہے درود پڑھنا کہ پیارے نبی پر درود و سلام, اور ان کی خوشنودی کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی, کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان پہ درود بھیجیے. مگر کیا پوری ایمانداری سے اپنے سینوں میں جھانکیے کہ قومیں درود و سلام پہ ہی کھڑی رہتی ہیں, وہ آسمانوں کی طرف ہی دیکھتی رہتی ہیں, اور جو ان کا فرض ہے, جو ان کا کردار ہے, جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں, اسے کرنے سے گریز جو ہے انہیں کوئی کامیابی دلا سکتا ہے. اچھی بات ہے. تو بہرحال تحریک انصاف کو مبارک ہو کہ مشن نور کی کامیابی کے بعد مشن درود بھی بھئی دلوں میں کوئی پڑھ رہا ہو تو نہیں پتا. اچھا پھر پابندی ہے کہ آپ نے ویڈیو بنا کے ڈالنی ہے تاکہ ریاست آ کے مارے. اچھا جو ٹرولر, یہ پارٹی تو ٹرولر نے ہائی جیک کر لی ہے نا, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور درود پڑھے اور ویڈیو ڈالیں تاکہ جوتے وہ کھائیں. اگر ہمت ہے, اگر لوگ اتنے ہیں تو سب مل کے باہر آ جائیں نا لاکھوں کی تعداد میں, تو بھی ریاست بھاگ جائے گی. ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں. بہرحال تو ہم بھی آج درود اور سلام پڑھنے والوں میں اور دعائیں مانگنے والوں میں شامل ہو گئے تھے کہ پہلے تو 80-83 رن 84-90 تک کوئی آؤٹ نہیں ہو رہا, دعا کرے تھے اللہ کوئی نہ ہو, کوئی آؤٹ نہ ہو. اور انڈین کمنٹیٹر زور لگا رہا تھا کہ بس 150 سے پہلے فارغ کر دیں گے. یہ تو بس کیسے پتہ نہیں صاحبزادہ فرحان کہاں سے آ گیا ہے, کیسے کھڑا ہے, ابھی بس اس کی وکٹ لے لیں گے اور انڈین ٹیم کو چاہیے فوراً اس کی وکٹ لے. اور پھر انہوں نے وکٹ لے لی, بھائی نے وکٹ دے دی کیونکہ ہاف سینچری بن گئی, بات ختم. میں پکا ہو گیا کھیل میرا, اور اگلے میچ میں کنفرم ہوں کیونکہ میری ہاف سینچری ہے. اب میں جیسے چاہوں ماروں. پھر فخر زمان اپنی وکٹ بچانے کے چکر میں رن ریٹ ہی سلو کر دیا, اور پھر جو جھڑی لگی میں نے آپ کو بتایا. اسی طریقے سے ان کو دیکھیں کہ وہ پہلے 10 رن پہ 2 آؤٹ ہو گیا, 20 پر 3 آؤٹ ہو گئے, اور 50 رن پہ 4 آؤٹ ہو چکے تھے وہ. پھر ان کی, اور اس وقت کمنٹیٹر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کم بیک کر رہے ہیں, کم بیک کر رہے ہیں, اور 2 چوکے, ایک چوکا, ایک 2 رن بنائے. اس نے کہا اب یہ کم بیک کی طرف واپس جا رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے کہتے تھے کہ یہ بس فارغ ہے. پھر واقعی انہوں نے کم بیک کیا کہ ہمارے یہاں سے 2 کیچ چھوڑے گئے اور ایزیسٹ کیچ تھے. اب رفڑ یہ ہے کہ یہ پہلے اعلان کر چکے تھے کہ محسن نقوی سے, جو ایشین کرکٹ کے چیئرمین بھی ہے, کہ ان سے ٹرافی نہیں لینی اگر ہم جیتیں گے, اور ٹرافی نہیں لی انہوں نے. اور ساتھ میں پریس کانفرنس بھی کرتا ہے کیپٹن انڈین روہت شرما جو ہے, کہ یہ پورے کیریئر میں پہلی بار دیکھا ہے کہ جی گیم جیتنے کے بعد بھی ایوارڈ نہیں ملا. تو بھائی ایوارڈ تو لینے نہیں گیا نا. دونوں ملک کو ٹٹ فار ٹیٹ تو بہت چھوٹا لفظ ہے, ایک ہی خطے کے, ایک ہی ذہن کے لوگ ہیں, ایک ہی تھاٹ پروسیس ہے. اسپورٹس مین اسپرٹ سے لے کر زندگی کے ہر معاملے میں 0/0 کہ ہر چیز کو گندا کر کے رکھ دیا ہے. اب اس پر مزید کیا کہا جائے. خیر پاکستان بھی ڈٹا رہا کہ لینا ہے لو, نہ جاؤ دفعہ ہو, اور بالکل صحیح کیا. مگر یہ بات ذہن میں رکھیں, آج مجھے بہت کچھ یاد آتا رہا اس میچ کے دوران کہ میں نے اپنے 11 کھلاڑیوں کو چیک کیا کہ یہ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں. تو ایک لڑکا سائم ایوب کراچی سے تھا, اس پہ بھی میرے دوستوں کا شبہ یہ ہے کہ وہ غیر ملکی ہی ہے, لوکل نہیں ہے. لوکل دن مانوں میں سمجھا جاتا ہے. کوئی سندھی نہیں ہے, کوئی بلوچی تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سندھ دوسرا بڑا صوبہ, کراچی جو کرکٹ کا گھر, وہاں سے ایک لڑکا. ہائے لگنی ہے نا کہ اگر ایام پاکستان کو غور سے دیکھیں نا
تو تاریخ داں یہ بتاتے ہیں کہ 54% جو فوج تھی انگریز فوج میں، انگریز ہندوستان میں، انگلش انڈیا میں 54% جو فوج تھی وہ پنجابی اور پٹھان تھی. اور یہ ملک آزادی کے وقت یہی اصل مسئلہ تھا کہ اگر متحدہ ہندوستان آزاد ہوا تو یہ 54% فوج یہ تو جب چاہے گی قبضہ کر لے گی. تو ان کو ملک دے دیا گیا. اب جب ان کو ملک دے دیا گیا ہے تو وہ کسی کو اور حصہ کیوں دیں گے؟ باقی تو انہوں نے مار پیٹ کے ہی روکا ہوا ہے نا بلوچستان کو بھی، اب تو کے پی کے عوام کو بھی مار پیٹ کے ہی روکا ہوا ہے اگر غور سے دیکھیں. اور سندھی عوام کو تو ہمیشہ سے ہی روکا ہوا ہے. اور بھئیے ان کی نسلوں کو میں کہتا ہوں سزا ملنی چاہیے کہ اپنی مٹی ماں سے غداری کی تھی. انہوں نے اپنی مٹی ماں سے غداری کی تھی اور انہیں مذہب کا، اسلام کا بھوت جو ہے سر چڑھ کے سوار ہوا تھا. انہیں نہ شرم آئی نہ غیرت. ابھی بھی معافی نہیں مانگتے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم بانی پاکستان ہیں. کیا بانی پاکستان ہو؟ کیا ملا تمہیں؟ گلیوں میں دوڑا دوڑا کے تمہیں مارا گیا. پہلے تمہیں بنایا سندھیوں کے اور دوسرے سیاسی جماعتوں کے خلاف، اور پھر انہی کے ایما پر تمہیں گلیوں میں دوڑا دوڑا کے مارا گیا. دروازوں کھولنے کے لیے لڑکے چیخ و پکار کرتے تھے کہ خدا کے لیے مجھے مار دیں گے، دروازہ کھول دو. مگر دروازہ کھولنے والا نہیں تھا کوئی. یاد ہے نا 92 کا آپریشن جو 60 برس کنٹینیو چلتا رہا. غور سے دیکھیں تو یہ سزا تھی زمین سے، مٹی ماں سے اپنی غداری کی. اپنے نطفے سے غداری ہوتی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے زمین سے غداری، کہ جہاں پر ماں جمی ہے، ماں سے جمنا جو ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. مگر آپ نے یہ کام کیا تھا. تو کراچی سے ایک اور لڑکا ہے، مجھے نام تو اتنے نہیں یاد رہتے، مگر اس وقت جب میں چیک کر رہا تھا تو مجھے پتا تھا کہ وہ کون ہے. سواس سے تھا وہ. تو بات یہ ہے کہ جب ناانصافی ہو، میرٹ ختم ہو جائے اور کوئی شرم حیا باقی نہ ہو، جھوٹے نعرے ہوں، وعدے ہوں، تو ہارنا ہی ہوتا ہے اور ہارتے ہی رہیں گے. ورنہ جب تک یہ میرٹ کبھی قائم تھا کسی حد تک تو ایسی ذلت نہیں ہوتی تھی جیسی اب ہوتی ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ آزاد کشمیر، کشمیر اٹوٹ انگ، پاکستان کی شہرگ، اور ہمیں ایکوپائڈ کشمیر، انڈین کشمیر بھی چاہیے، سری نگر سے لداخ اور جموں سب پورا ہمیں چاہیے کہ ہماری شہرگ ہے. بھائی دبے لداخ میں بھی، انڈین لداخ میں بھی صوبہ بنانے کی مہم چل رہی ہے اور اس کا لیڈر گرفتار ہے اور اس پہ بھی الزام ہے کہ وہ پاکستان سے ملا ہوا ہے. جیسے یہاں ایکشن کمیٹی کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا سے آگ لے رہی ہے اور انڈیا کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پوری دنیا حیران پریشان ہے. پاکستان سے پہلی بار وہاں کی پولیس نے بھی ہڑتال کر دی ہے اور پنجاب سے، اسلام آباد سے پولیس گئی ہے 2000، پنجاب رینجر بھیجی گئی ہے اور تحریک انصاف کے علاوہ ساری مفاد پرست پارٹیاں، مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، فلانی دماغی جو ہے وہ ریاست سے جڑ گئی ہے کہ فوج کے خلاف یہ مظاہرہ ہو رہا ہے، ہم اسے ناکام بنائیں گے اور ہم اسے بے نقاب کریں گے. پہلے ان کے ساتھ نرمی برتی گئی تھی، اب ریاست اپنی طاقت استعمال کرے گی اور معاملات نبٹ جائے. کہ 38 مطالبات تھے. 2 وزراء گئے بھی تھے وفاقی، افضل چودھری میں ڈاکٹر طارق افضل چودھری اور ایک اور وزیر گئے بھی تھے، مگر 2 پوائنٹ پہ مذاکرات ٹوٹ گئے تھے اور پھر ریاست نے فیصلہ کیا کہ ان کی کٹائی کی جائے گی. مگر وہ ڈیٹرمنڈ ہے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا قومی ترانہ بھی جاری کیا ہے اور ساتھ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قومی ترانے میں ملک یاسین جو دلی کی تہاڑ جیل میں بند ہے،
सजाए मौत के कैदी है और लिबरेशन फ्रंट के लीडर हैं, उनकी तराने में तस्वीरें और ये पूरी तहरीक के दौरान और इस एक्शन कमेटी के हड़ताल के पंफलेट पे कश्मीर के हवाले से जो तस्वीर है वो यासीन मलिक की है। और यासीन मलिक पता है कौन है? इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामी। मुझे आज से 30 साल पहले 25 साल पहले जब भी वो अमेरिका आए थे, मुझे डेटें याद नहीं है, एक ही बार आए इलाज के लिए, इंटरव्यू दिया, मैंने उनके साथ पूरी एक रात गुजारी। एक कश्मीरी ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर के शहरी हैं, जहूर वानी अटॉर्नी एट लॉ वकील है, उनके घर में जमैका स्टेट न्यूयॉर्क में। और उनकी नफरत देखी थी मैंने इन दोनों मुल्कों की एजेंसियों से, एस्टेब्लिशमेंट से, कि एक मौके पर रात में उन्होंने कहा बाहर निकल जाए तो कश्मीरी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हैं, उनकी मईशत भी आज़ाद हो सकती है, उनके वसाइल भी हैं, दोनों मुल्कों को पानी भी फराम कर सकते हैं बगैर किसी लड़ाई झगड़े के। तो बाकी जो लीडरशिप है, जो रियासती टाउट है, वो भी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं और ये अलग एक पाकिस्तान से अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। तो हाँ, वो बनाना चाहते हैं। यासीन मलिक की तस्वीर देखकर अंदाज़ा होता है। बहरहाल जो सबसे दुख की और खौफ की बात है कि दुआ करें कि मामला कंट्रोल में रहें और रियासत को होश आए और उनके जो असल मसाइल हैं उस पर तवज्जो दें कि वहाँ ना तालीम है, न सेहत का कोई मेयार है, मदरसे हैं। मैं लास्ट 2 बार होकर आया हूँ और मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि जितनी गुर्बत, जहालत, बीमारी कश्मीर आज़ाद में है, मुझे इंडियन कश्मीर का नहीं पता, मगर इस तरफ बहुत हालात खराब। बहरहाल बताने वाले बताते हैं कि कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल थी आज मुकम्मल तौर पर, और गोलियां भी चली, तशद्दुद भी हुआ, और ख़ासकर जो रियासत के फ्रंटमैन है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जैसे और दूसरे, उनके लोगों ने भी रैलियां निकाली और नाकाम बनाने की कोशिश की, मगर कश्मीरी अवाम एक तरफ खड़े हैं इस वक्त और अपने मुतालबात के लिए डटे हुए हैं। वो मुतालबात कितने जेन्युइन हैं कि जी 60-70 साल पहले कश्मीर से महाजरीन आए, उनकी 12 सीटें पूरे पाकिस्तान में, वो रहते कराची, लाहौर, पेशावर में है, और उनके बच्चों के डोमिसाइल सब कुछ कराची के, मुल्तान के, लाहौर के और पेशावर के हैं, मगर वो आज भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, सीटें ले रहे हैं कश्मीर असम्बली में। तो उनका मुतालबा उसे ख़त्म करें कि वो नाजायज़ है, वो अब कश्मीर का हिस्सा नहीं है, या कश्मीर का हिस्सा भी है तो वो कश्मीर पार्लियामेंट में बैठने के काबिल तो नहीं है। और फिर जो उनके इलाकों में बिजली पानी के मसाइल हैं और जो उनका शेयर बनता है, वहाँ के जो वसाइल है, उसमें देना चाहिए ना, पूरी दुनिया देती है। तो बहरहाल इस तरह के मुतालबात हैं। अब कहाँ तक बात जाती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब मैं उस मौजू की तरफ आता हूँ। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरे सुनने वालों को पता है कि हम इज्तिमाई तौर पे नाकाम हुए हैं। इनफरादी तौर पर हम बहुत हेल्प करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, और अमेरिका जैसे मुल्क से, अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी से अराउंड $1 बिलियन चैरिटी निकलती है। ये इंसानी हमदर्दी है, मोहब्बत है, तभी निकलती है ना। अल्लाह का खौफ है और लोगों से मोहब्बत है। एक डॉक्टर फतेह शहजाद है, कंटकी में होते हैं, खामोश सिपाही कहता हूँ मैं उन्हें। ये जो एडवोकेसी कमेटी कहलाती है अपना में, जो वीडियो लगवाने में बड़ा किरदार अदा करती है, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि सबसे बड़ा किरदार उनका इंतहाई खामोशी से काम करते हैं, डॉक्टर फतेह शहजाद। और ये पाकिस्तान से जो USMLA करना चाहते हैं, USMLA के 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। जो तीसरा पार्ट है वो अमेरिका आके ही देना पड़ता है। उसमें बच्चों की, पूरे पाकिस्तान के बच्चों की हेल्प करते हैं, उन्हें वीज़ा लगवाने में मदद करते हैं, इंटर्नशिप दिलवाने में मदद करते हैं, इम्तहान दिलवाने में मदद करते हैं। तो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज की एक 27 साल नौजवान डॉक्टर, जिसके 2 USMLA पास थे,
तीसरा यहाँ आकर देना था, निकाह हुआ था और शादी की तैयारियां थी और शॉपिंग भी यहाँ से कर रही थी। अभी 2 हफ्ते पहले इम्तहान पास किया। डॉक्टर फतेह की कोशिश उन्होंने, वीज़ा मिला था, उनके टच में थी, उनकी हेल्प से उन्होंने इम्तहान पास किया, इंटर्नशिप ली और बाकी जो यहाँ के मामला हैं। छोटे से खातून 110 पाउंड की नाजुक सी, जो हमारी लड़कियां बच्चियां होती हैं, अचानक डिजीनेस हुई, वॉमिट शुरू हुई और प्रॉब्लम शुरू हुए। मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, हॉस्पिटल गई तो पता चला कि लीवर फेलियर के करीब है और राइट अवे ट्रांसप्लांट की जरूरत है, मगर इंटरनेशनल स्टूडेंट कह लें, यहाँ कोई इंश्योरेंस नहीं और ट्रांसप्लांट $1 मिलियन का खेल। वेंटिलेटर पे चली गई। डॉक्टर शहजाद फतेह और सबसे बड़ा साथ में उनके रोल फारूक कुदवाई और एक डॉक्टर खातून है, डॉक्टर फरहा कुतुब समथिंग, बॉस्टन से मेरे ख्याल में, मैसेच्यूसेट्स से। डॉक्टर फारूक कुदवाई जो है ये न्यू जर्सी से है, डॉक मेडिकल से है। तो डॉक्टर फारूक कुदवाई जो है वो हॉस्पिटल से टच में, जाना आना, उनके पेरेंट्स, फिर डॉक्टर शहजाद फतेह। तो सर जोड़ा गया कि क्या किया जाए, कि फौरी तौर पर पैसे चाहिए वरना ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता और खातून की ज़िंदगी खतरे में है। पैसे जमा करने शुरू किए। अचानक एकदम तो नहीं होता ना कि 503 का भी खेल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, वो भी मिल गई, मगर पैसे भी जमा हो गए 3,70,000 के करीब, जिसमें से 1 लाख हॉस्पिटल को भी फौरी दे दिए गए। लीवर भी मिल गया, मैच भी कर गया और तैयारियां भी हो गई, मगर उनके मुकद्दर में नहीं था कि 3 दिन लेट हो गई थी। काश पैसे 3 दिन पहले जमा हो गए होते। तो चली गई। ब्रुकलिन में उनका नमाज़े जनाजा है, आज है या कल। एडॉप्सी होती है, आपको पता है, यहाँ पर अमेरिका में, मगर देसी बच्ची इन सब ने मिलके हॉस्पिटल से और इंतज़ामिया से कहा कि ऑनर कर दें कि ऐसा ना हो, तो उसको उन्होंने ऑनर किया। उसकी एडॉप्सी भी नहीं हुई। फिर मेडिकल चेकअप तो बहरहाल होता है, वो भी लेडी डॉक्टर्स ने की, मगर हम बचा नहीं सके पैसे जमा करने के बावजूद। तो अब कुछ लोगों ने, डॉक्टर फतेह ने खासकर और डॉक्टर फारूक कुदवाई और फरहा कुतुब जो है, उन सब ने और डॉक्टर ने और कुछ बाहर के, उनमें मेरे दोस्त भी शामिल हैं, मशवरा दिया कि एक एंडोमेंट टाइप का फंड कायम कर दें कि इस तरह के वाक़यात आइंदा भी हो सकते हैं, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो ये पैसे या तो वापस कर दिए जाएं जो डोनर्स ने दिए हैं, कोई 3,70,000, हॉस्पिटल को 1 लाख गए हुए हैं, वो कितना बिल काटेंगे, कितना वापस करेंगे, पूरा करेंगे, अलग बात है। और जो डोनर्स हैं वो वापस लेंगे या एंडोमेंट फंड जिसे कहते हैं वो बनाने की कोशिश करें कि $1 मिलियन का एक फंड बना दिया जाए, जिसमें एक ट्रैवलर इंश्योरेंस होती है जो मेडिकल को और हादसात को कवर करती है, कि जो बच्चे वहाँ से आए, अगर ग्रुप की शक्ल में एक इंश्योरेंस ली जाए, 503 ले, अपना ले, तो वो सस्ती पड़ेगी। तो एक सजेशन तो ये डॉक्टर शहजाद फतेह की कि $100, अगर $200 इंश्योरेंस के मंथली, तो $100 ये एंडोमेंट फंड से दे दिया जाए, $100 वो बच्चा दे दे। मगर मेरा उसमें कहना यह है कि अक्सर ये जो बच्चे आते हैं लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, और ये जो USMLA का पाकिस्तान से खेल है और मैच तक, ये 25 से 30 हज़ार डॉलर कॉस्ट करता है। और मुझे बताने वालों ने बताया कि ये बच्ची गुजरांवाला से जो आई, इसके बाप ने ज़मीन बेचकर इसको यहाँ तक पहुँचाया था। तो कोशिश ये की जाए कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ चेक करके इंश्योरेंस दिलवाई जाए, और इस मसले को मुझे यकीन है कि अपना, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना बहुत बड़े पैमाने पे, छोटे उस लेवल पर बहुत हेल्प करती है। काश बड़ी इज्तिमाइयत हो, ये कम्युनिटी मुत्तहद हो जाए और इस तरह के 10 फंड और हों, जो बड़ी बात नहीं है। यहाँ दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों में मिलियनर्स हैं, हमारे दरमियान बिलियनर्स भी हैं और चैरिटी पे बिलीव भी करते हैं। बहरहाल कहा तो ये जाता है ना कि मौत अल्लाह की तरफ से है, तयशुदा वक्त है, मगर सोच तो आती रहेगी, ख्याल तो आता रहेगा कि 3 दिन पहले अगर पैसे होते तो बच्ची को बचाया जा सकता था।
جو اپنی شادی کی شاپنگ بھی کر رہی تھی، جس کی آنکھوں میں سینکڑوں خواب تھے، ڈاکٹر بننا تھا امریکہ میں، ایم ڈی کہلانا تھا، اس کا شوہر وہاں پر ہے، اس کے ماں باپ وہاں پر ہیں، لاش وہاں جائے گی، کیا قیامت صغریٰ مچے گی. روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہم اسے ختم تو نہیں کر سکتے، مگر کسی پیمانے پر اس کی روک تھام میں اپنا کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.